दोस्तों नमस्कार। डे नाइट एकेडमी के ज्ञानधारा क्लासरूम में स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर इंद्र कुमार चतुर्वेदी। आज मैं आपको भाग 17 जो संविधान का है, जिसमें भारत में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, इस संबंध में मैं आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बताऊंगा और आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो भाषा संबंधी सभी समस्त प्रश्नों का जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी प्राविधान का वर्णन किया गया है। अब उसको हम क्रमशः एक एक करके समझेंगे। तो उसमें क्या है, तो पहली बात तो ये हम लोगों को जानना चाहिए कि भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जो वास्तव में कई राज्यों में बोली जाती हैं एक साथ। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो कई राज्यों में बोली जाती है। खास करके उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसी तरह से कुछ और भाषाएं हैं जो एक से अधिक राज्यों में बोली जाती हैं। तो ये जो है एक विवादित मुद्दा था। जब संविधान का निर्माण चल रहा था उस समय किसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दें, ये एक विवादित मुद्दा था। खैर, उस विवाद का समाधान अस्थायी रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन जो सहमति बनी थी संविधान सभा में, उसके आधार पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का मतलब ये हो गया, राजभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा से ना होकर ऑफिशियल लैंग्वेज से है, स्टेट या नेशनल लैंग्वेज से ना होकर इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि ये सरकारी कामकाज की केवल भाषा बनी रहेगी, ना कि ये राष्ट्रभाषा रहेगी, नेशनल लैंग्वेज रहेगी, या जिसको हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं, ना ये वो रहेगी। तो इस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को इसका दर्जा दिया गया। संघ की राजभाषा हिंदी है। अब उसके बाद फिर अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये बात 343 अनुच्छेद 343 में ये बात स्पष्ट किया गया है कि हिंदी जो है हमारे संघ सरकार की राजभाषा रहेगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। और चूंकि हमारे यहाँ संविधान के निर्माण के पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार सरकार चलाई जा रही थी और जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में थी, और तमाम सारे जो राजनीतिक नेता थे, जो लीडर्स हमारे देश में थे, वो सब अंग्रेजी के विशेषज्ञ थे, पढ़े लिखे जानकार थे। उसमें सरकार का कामकाज पहले से चल रहा था, इसलिए अंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पे या वैकल्पिक भाषा के तौर पर भी रखा गया। और इसलिए रखा गया ताकि किसी को कहीं कोई समस्या ना हो। प्राविधान पहले से जो भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम था, इसके पहले के जो अधिनियम थे वो सब अंग्रेजी भाषा में थे और उस प्राविधान से संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। इसलिए ये जरूरी था कि अंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पर स्वीकार किया जाए। तो इस तरह से संविधान में एक प्राविधान भी डाला गया और ये उस प्राविधान के द्वारा 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को हिंदी की वैकल्पिक भाषा मानी गई। ये हिंदी की वैकल्पिक भाषा का दर्जा इसको मिला गया। और यह भी संविधान में अनुच्छेद 351, अभी मैं आपको इसकी बात करूंगा, 351 में इस बात पर भी ध्यान देने की बात की गई कि हिंदी को इस ढंग से विकसित किया जाएगा कि वो अंग्रेजी का स्थान ले सके, अंग्रेजी की आवश्यकता हमको ना पड़े। ये 351 में प्रावधान रखा गया। यद्यपि आज भी अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए हमारी जो है वैकल्पिक भाषा बनी हुई है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में इसका समाप्त किया जाना संभव है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। लेकिन 351 में इसके प्रयास के लिए जो है इस अनुच्छेद को डाला गया था कि हिंदी का काफ़ी विकास किया जाएगा और इस स्तर पर लाया जाएगा कि हमें किसी दूसरी वैकल्पिक भाषा की आवश्यकता ना पड़े। तो ये तो देवनागरी लिपि हमारे यहाँ। और अगर अंकों की हम बात करें, संख्या की बात करें, तो संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है गिनती का, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो रूप है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है उसी को हम जो है
अपनी गिनती के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये अभी चल रहा है। 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को रखा गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके संविधान में और इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में स्थिति यही है कि अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए वैकल्पिक भाषा बनी है। अब मैं अगले आर्टिकल की बात करूंगा, अनुच्छेद 344 की बात करूंगा। अनुच्छेद 344 में एक राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि एक संवैधानिक निकाय होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, और इसके द्वारा ये देखा जाएगा कि राजभाषा में कौन सी त्रुटियां हैं, उसको दूर करना, अनुवाद संबंधी समस्याओं को दूर करना, भाषा संबंधी समस्या जो पूरे देश में है उससे कैसे दूर किया जाएगा, उस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सुझाव देना ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके। इस काम काज के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना प्रत्येक 10 वर्ष पर किए जाने का प्राविधान इस 344 अनुच्छेद में रखा गया है। और पहला जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ वो बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, और इस राजभाषा आयोग ने जो है अंग्रेजी को, इसी राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि इस आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी कि अंग्रेजी की बगैर अभी हमारा काम नहीं चल सकता है और हमें इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान 344 में है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद दिया गया है आर्टिकल 345 345, ये है राज्यों में भाषाएं किस तरह की होंगी, कौन कौन सी होंगी, इस संबंध में प्रावधान का वर्णन इसमें किया गया है। तो अंग्रेजी तो हिंदी तो राजभाषा हो ही सकती है, क्योंकि संघ की राजभाषा है, तो राज्यों की राजभाषा हिंदी हो सकती है, और ये अपेक्षा भी सभी राज्यों से की गई है कि हिंदी को राजभाषा बनाए रखेंगे, और इसके वैकल्पिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी को भी वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों भाषाएं तो हो गई। साथ साथ यह भी प्रावधान इस अनुच्छेद में है कि कोई भी राज्य किसी क्षेत्रीय भाषा को जो उसके यहाँ पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हो, उस क्षेत्रीय भाषा को सरकारी काम की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में उसका चयन वो कर सकता है। शर्त यह है कि ये काम सौंपा गया है कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है, राज्यपाल इस तरह का प्राविधान कर सकता है, लेकिन इस तरह का प्राविधान जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देगा, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में राज्यपाल किसी क्षेत्रीय भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा वो दे सकता है। और ये क्षेत्रीय भाषा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि भाग 8 संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 लैंग्वेज जो इस समय है, इस 22 भाषाओं में उस क्षेत्रीय भाषा का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात वो भाषा कोई इस 22 भाषाओं में से हो सकती है किसी राज्य की, और उस राज्य विशेष में अगर कोई और भाषा, इस 22 के अतिरिक्त कोई और भाषा बोली जा रही है सर्वाधिक भूभाग में, और राज्यपाल अगर उसकी सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उस भाषा को भी उस राज्य के लिए सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो ये तो हो गया राज्यों की भाषाएं। और इसके बाद फिर हम अनुच्छेद 346 की बात करेंगे। अनुच्छेद 346 में जो पत्राचार की भाषा है उसकी बात की गई है। तो हम जानते हैं कि सरकार का कामकाज काफ़ी जटिल और लंबा होता है, और ये बार बार जरूरत पड़ती है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से पत्र के माध्यम से संवाद हो, या किसी राज्य का केंद्र से संवाद हो। तो इस संबंध में भाषा क्या होगी, इसका वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 346 में। तो पत्राचार के संबंध में 2 प्राविधान है। पहली बात यह है कि अगर 2 राज्यों के बीच में पत्राचार किया जाना है तो उसकी भाषा क्या होगी। तो 2 राज्यों के बीच में अगर पत्राचार किया जाना है तो दोनों राज्य जिस भाषा में वो सहमत हैं, जो भाषा उनके यहाँ बोली जाती है, जिस भाषा में वो जो है संवाद स्थापित कर सकते हैं, और उनके यहाँ अगर दोनों में से किसी के यहाँ वो मान्य भाषा है, तो फिर उस भाषा को वो अपने पत्राचार की भाषा बना सकते हैं। अर्थात भारत और बिहार दोनों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी हैं, दोनों अगर चाहें तो हिंदी को राजभाषा बना सकते हैं।
संस्कृत को भी राजभाषा बना सकते हैं अगर वो इसमें पत्र व्यवहार करना चाहें तो इस तरह से ये प्राविधान इसमें किया गया है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की हम बात करें तो संघ सरकार, हमने पहले ही बता दिया, संघ सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाया है, वैकल्पिक भाषा अंग्रेजी बनाया है। तो संघ सरकार से अगर किसी राज्यों का पत्राचार होना है तो केवल इन्हीं दोनों भाषाओं में ही पत्राचार हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में संघ सरकार ये मान करके चलता है कि उसको कामकाज करने में दिक्कत होगी, इसलिए राज्यों से अपेक्षा है कि इन दोनों में से किसी एक भाषा में वो पत्राचार करे। और राज्यों के लिए पहले भी हमने बता दिया कि राज्यों के लिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषाओं बनाए रखें, हिंदी के साथ साथ हिंदी को बनाए रखें तो अच्छी बात है। तो इसलिए कोई ना कोई एक भाषा वो पहले से बोल रहे हैं, जान रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक, इसलिए वो हिंदी अंग्रेजी में से किसी में संघ से पत्राचार कर सकते हैं। तो फिर और इसके बाद जो अगला जो प्राविधान है संविधान में, आर्टिकल 347 में, अनुच्छेद 347 में, और इसमें जो है भाषाई अल्पसंख्यक के सुरक्षा की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी भाषा है किसी राज्य में, किसी क्षेत्र विशेष में, जिसको बोलने वाले लोग कम हैं, जिसको कम लोग बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को भाषाई अल्पसंख्यक कहेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, कुछ लोग, कम संख्या में लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। तो उस भाषा को भी संविधान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। उस भाषा को भी सरकारी कामकाज की भाषा राज्यपाल के द्वारा बनाया जा सकता है और उससे संबंधित अधिकारी की भी व्यवस्था की गई है। भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी यानी अनुच्छेद 347 इस बात की इजाजत देता है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्त करेगा और वो उस भाषा को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा रखने, उसमें कामकाज को बढ़ाने के लिए वो उत्तरदायी होगा। यानी अल्पसंख्यक अधिकारी ये देखेगा कि जिस भाषा को अल्पसंख्यक अधिकारी है उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और उसमें भी कामकाज हो, सरकारी भाषा बनाने के लिए उसे जो है कदम बढ़ाए, वो उसका विकास करे। इस काम के लिए यानी भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी को इस काम के लिए रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 347 में भाषाई अल्पसंख्यक को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब 347 के बाद में अनुच्छेद 348 है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी इस संबंध में इसमें प्राविधान किया गया है। तो इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। संविधान में अंग्रेजी भाषा में ही सारे काम, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में ही सारे कामकाज किए जाएंगे और उच्च न्यायालयों में भी अंग्रेजी भाषा अनिवार्य रूप से उसका प्रयोग होगा, उसमें कामकाज होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद ये है कि इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि यदि राज्यपाल चाहे तो हाई कोर्ट की भाषा उस राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा को किसी क्षेत्रीय भाषा में भी अनुवादित करवा सकता है। अर्थात अंग्रेजी के साथ साथ किसी वैकल्पिक भाषा, किसी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा बना सकता है। लेकिन ये वो तभी कर सकता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे मिल जाए, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही वो काम वो राज्यपाल कर सकता है। तो ये उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा संबंधी प्राविधान है। जो छोटे न्यायालय हैं, जो स्थानीय न्यायालय हैं, स्थानीय न्यायालयों को यह हिदायत दी गई है कि वो अंग्रेजी के साथ जो वहाँ की बोली जाने वाली भाषा है, उस राज्य के स्तर की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें वो कामकाज कर सकते हैं। अब इसके बाद अनुच्छेद 349 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 349 में संसद को भाषा संबंधी प्राविधान करने की अनुमति दी गई है। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य में कौन सी भाषा होगी, कि राष्ट्र में क्या भाषा होगी, भाषा में बदलाव क्या होगा, इस संबंध में वो चाहे तो अधिनियम बना सकती है। लेकिन वो सारे के सारे अधिनियम तभी बनाए जा सकते हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा उसकी पूर्व स्वीकृति मिल जाए। अर्थात संघ सरकार के अनुमोदन के बाद जब राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में जब
कोई जो है विधेयक संसद में लाया जाएगा तो उसी विधेयक के आधार पर संसद किसी भाषा संबंधी अधिनियम को पारित कर सकती है। तो इस तरह से 349 जो है संसद के विशेषाधिकार, भाषा संबंधी विशेषाधिकार और संबंधित प्राविधान बनाने का जो है इसमें वर्णन है। अब इसके बाद मैं अनुच्छेद 350 की बात करूंगा। अनुच्छेद 350 दो भागों में बटा हुआ है, ए और बी में। तो अनुच्छेद 350 ए में ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा का मतलब कक्षा 8 तक की शिक्षा, यानी प्राइमरी और जूनियर, यानी जूनियर स्तर तक की जो शिक्षा होगी उसमें भाषा संबंधी क्या फार्मूला होगा, कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, इससे संबंधित इसमें प्राविधान है। तो इसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू है। त्रिभाषा का मतलब हो गया कि एक तो हिंदी राजभाषा चूंकि है तो हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी, दी जा सकती है। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी हिंदी की वैकल्पिक भाषा है। और तीसरी जो भाषा है जिसमें शिक्षा दी जा सकती है, जिसको माध्यम शिक्षा का बनाया जा सकता है, वो कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है और जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो उस राज्य की राजभाषा भी हो सकती है। यानी अगर किसी राज्य की कोई राजभाषा है जो क्षेत्रीय भाषा का दर्जा जिसको मिला हुआ है, उस क्षेत्रीय भाषा में भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जा सकती है। तो ये प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो शिक्षा का त्रिभाषा फार्मूला लागू है इस समय। इसके बाद जो 350 बी अनुच्छेद है, इसमें जो है भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। किसी राज्य में जो कम बोली जाने वाली भाषा है, अगर उस भाषा में उस भाषा के लोग उस भाषा संबंधित विकास करना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा देने के लिए, उनकी सहायता देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा और इस अधिकारी के द्वारा उस भाषा को प्रमोट करने से संबंधित जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे। तो इस तरह से भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की बात इसमें की गई है। और जो लास्ट अनुच्छेद है इस भाग 17 का, वो है 351। 351 जो अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। अर्थात संघ सरकार को संविधान के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि हिंदी चूंकि राजभाषा है संघ की, इसलिए उसका विकास करने के लिए जो जरूरी कदम होगा वो आपको उठाना होगा। अर्थात हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी साहित्य के विकास के लिए और हिंदी में कामकाज को सरल बनाने हेतु जो जितनी आवश्यक जरूरत होगी उसको उठाएंगे और हिंदी का अधिक से अधिक विकास करेंगे, हिंदी को अधिक से अधिक प्रामाणिक भाषा बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए सभी जरूरी कार्य संघ को करने होंगे। ये बात 351 में कही गई है। अब संविधान में भाषा से संबंधित क्या क्या संशोधन किया गया, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, मैं इसकी बात करूंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 8 अनुसूची जोड़ी गई और 8 अनुसूची जो मूल संविधान में थी, उसमें जो 8वीं अनुसूची थी वो भाषा से ही संबंधित थी और उस भाषा में 14 क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। और ये 14 भाषाएं जो थी, ये पहले से ही इसमें कामकाज हो सकता है, इसमें राज्य कामकाज कर सकते हैं, इसका निर्देश संविधान ने दे दिया था। उसके बाद में समय जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो ये आवश्यकता हुई कि इस 14 की संख्या और बढ़ाई जाए। कुछ और भाषाएं ऐसी थीं जो इस योग्य जिनको पाया गया कि उनको संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उसका उपयोग करते थे। तो फिर पहली बार 21वां संशोधन हुआ और इस 21वें संशोधन के द्वारा जो 1967 में किया गया था, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया संविधान में, यानी 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को अपनाया गया। तो ये पहला संशोधन 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को ये जो है संविधान की 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद फिर जो दूसरा संशोधन भाषा संबंधित हुआ वो 71वां संशोधन हुआ 1992 में। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वो 3 अनुसूची, तो 3 जो भाषाएं थी उसमें जो है कोंकणी है,
मणिपुरी है और नेपाली है। यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, इन 3 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और कुल मिलाकर के भाषाओं की संख्या 15 + 3 यानी कुल मिलाकर 18 भाषाएं हो गई। यानी उसको जोड़ने के बाद में फिर 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद फिर तीसरा संशोधन संविधान में जो हुआ भाषा संबंधित, वो हुआ 92वां संशोधन 2003 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यानी कुल 4 भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया और कुल मिलाकर के संख्या हो गई 22। वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ये 22 भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय हैं, जो मान्य हैं, जिसमें कोई भी राज्य कामकाज कर सकता है। अब मैं कुछ बात और आपको इसके बाद बताता हूं। देखिए, इस 22 भाषाओं में 6 भाषाएं जो चुनी गई हैं संघ सरकार के द्वारा, 6 भाषाएं ऐसी भी चिन्हित की गई हैं कि संघ सरकार ने 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। शास्त्रीय भाषा, इसका मतलब शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन वादन, या आप कह सकते हैं शास्त्रीय साहित्य संबंधी जो भाषाएं हैं, ये 6 भाषाएं चिन्हित की गई हैं और इन 6 भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया सम्मिलित है। तो ये 6 भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया, ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा मानी गई हैं और इनमें शास्त्रीय कामकाज इसमें होगा। तो मैं जो है भाषा संबंधी समस्त प्राविधान और समस्त आवश्यक क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास किया। आप अगर कोई इसमें कोई समस्या किसी को होती है, कोई प्रश्न बनता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।